दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे 90 के दशक के बहुत ही मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर नदीम और श्रवण की जोड़ी के बारे में, जिस जोड़ी के द्वारा कंपोज किए गए मेलोडियस म्यूजिक ने पूरे 90s को यादगार बना दिया है। नदीम और श्रवण ऐसे म्यूजिक डायरेक्टर थे जिन्होंने बॉलीवुड में उस टाइम पर एकदम नए तरह के म्यूजिक की शुरुआत की थी, जिस कैटेगरी को आज भी फिल्मी गजल के नाम से जाना जाता है, जिसमें स्लो मेलोडियस म्यूजिक के साथ ही साथ बहुत ही खूबसूरत लिरिक्स होते हैं। और इस जोड़ी के द्वारा कंपोज किए गए बेहतरीन म्यूजिक के लिए इनको टोटल 6 फिल्म फेयर अवार्ड और म्यूजिक की फील्ड में ऐसे कई और ढेरों अवार्ड मिल चुके हैं जो किसी और के लिए एक सपना ही होते हैं। वो दौर उस टाइम पर नदीम श्रवण का दौर था और ये दोनों उस टाइम पर किसी भी चीज में हाथ लगाते थे तो उसके हिट होने की गारंटी उस टाइम पर एकदम 100% मानी जाती थी। लेकिन 90 के दशक में इतना नेम और फेम कमाने के बाद आगे चलकर ऐसा क्या हुआ कि ये जोड़ी अचानक से ही बॉलीवुड से गायब हो गई और ना अब ये हमें कहीं देखने के लिए मिलते हैं और ना ही इनका मेलोडियस म्यूजिक हमें सुनाई देता है। और अगर आप भी नदीम श्रवण के फैन होंगे तो उनके म्यूजिक को आप आज भी जरूर मिस करते होंगे, क्योंकि ऐसा मेलोडियस म्यूजिक शायद ही अब कोई और दूसरा म्यूजिक डायरेक्टर दे पाए। आखिर क्यों म्यूजिक इंडस्ट्री में अपना इतना बड़ा बना बनाया नाम छोड़कर आज ये परफ्यूम्स और बैग्स बेचने के लिए मजबूर हैं। तो इस जोड़ी के बारे में एकदम शुरुआत से बात करते हैं कि ये जोड़ी कैसे बनी, कैसे कैसे इनको बॉलीवुड में काम मिलना शुरू हुआ, क्यों आगे चलकर ये दोनों एक दूसरे से अलग हुए और अभी कहाँ हैं और किस कंडीशन में हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पूरा देखते रहिए। 90 के दशक में नदीम श्रवण के बारे में बहुत सारे लोगों का कहना था कि उस टाइम पर उनकी किस्मत बहुत अच्छी थी। उस टाइम पर वो जो भी म्यूजिक बनाते थे वो एकदम सुपरहिट हो जाता था। लेकिन ये सच बिल्कुल भी नहीं है। नदीम श्रवण को 90s में मिली अचानक सफलता के पीछे उनके 17 साल के एक लंबे स्ट्रगल का हाथ था, जिन 17 सालों में इन दोनों ने एकदम गुमनामी की जिंदगी जीते हुए अपने आप को इस काबिल बनाया था। नदीम सैफी का जन्म 6 अगस्त सन 1954 को बॉम्बे में हुआ था। उनके पिता उस टाइम पर एक जाने माने बिजनेसमैन थे। इस वजह से बचपन में नदीम सैफी को आर्थिक रूप से तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। उनकी स्कूलिंग भी सेंट मैरी हाई स्कूल मझगांव से कंप्लीट हुई थी। और अपने बचपन से ही नदीम सैफी को ड्रम, ढोलक और तबला बजाने का बहुत ज़्यादा शौक था। और स्कूल टाइम पर ही उन्होंने अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर खुद का एक बैंड भी फॉर्म किया था, जिस बैंड में वो उस टाइम पर खुद से ही अपना म्यूजिक देते थे और गानों को भी गाते थे। और आगे चलकर उन्होंने कॉलेज में भी अपना एक खुद का बैंड बनाया और उसमें म्यूजिक देना शुरू किया। और उस टाइम पर नदीम सैफी ने अपना कैरियर म्यूजिक इंडस्ट्री में ही बनाने का डिसाइड कर लिया। उनके पिता एक जाने माने बिजनेसमैन थे, इस वजह से उन्होंने भी नदीम सैफी को बोला कि वो इस फील्ड में अपना कैरियर बना सकते हैं। ये तो बात हुई नदीम सैफी के बैकग्राउंड के बारे में। अब बात करते हैं श्रवण राठौर के बैकग्राउंड के बारे में। श्रवण कुमार राठौर का जन्म 13 नवंबर सन 1954 को जाने माने क्लासिकल सिंगर पंडित चतुर्भुज राठौर के यहाँ हुआ था, जो कि खुद अपने टाइम पर एक बहुत बड़े म्यूजिशियन रह चुके थे। श्रवण कुमार राठौर के अलावा उनके 2 भाई और भी हैं जिनको भी शायद आप बखूबी जानते होंगे। रूप कुमार राठौर और विनोद राठौर, ये दोनों भी बॉलीवुड के जाने माने सिंगर रह चुके हैं। श्रवण कुमार राठौर ने अपने बचपन में जाने माने म्यूजिक डायरेक्टर कल्याण जी और आनंद जी को देखकर 7 साल की एज में ही उन्होंने तबला बजाना सीखा और लाइव स्टेज पर परफॉर्म करने लगे। और इस टाइम तक नदीम और श्रवण एक दूसरे को जानते भी नहीं थे। लेकिन एक बार सेंट एन्स गर्ल्स स्कूल में होने वाले एक म्यूजिक कंपटीशन में ये दोनों जज बनकर वहां पर पहुंचे, जहां पर इन दोनों के एक कॉमन दोस्त हरीश बप्पियाह ने इन दोनों को एक दूसरे से मिलवाया। और वहां पर एक दूसरे से मिलने के बाद इन दोनों की थोड़ी देर बातचीत हुई और दोनों को बाद में लगा कि इनकी सोच एक दूसरे से काफ़ी हद तक मिलती है। इस वजह से इन दोनों को इस फील्ड में शायद मिलकर ही काम करना चाहिए। और उस टाइम पर वैसे भी ज़्यादातर म्यूजिक डायरेक्टर अक्सर जोड़ियों में काम किया करते थे, जैसे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और कल्याण जी आनंद जी। तो इन दोनों ने भी मिलकर अपना कैरियर नदीम और श्रवण के नाम से बनाने का डिसाइड किया। ये लगभग सन 1971 और 72 के आसपास की बात है। और इन दोनों को साथ में अपने कैरियर का पहला प्रोजेक्ट मिला सन 1973 में आई एक भोजपुरी फिल्म दंगल से। उस टाइम पर इस फिल्म का एक गाना काशी हिले पटना हिले भोजपुरी का एक बहुत बड़ा हिट सॉन्ग साबित हुआ था। इस गाने को जाने माने सिंगर मन्ना डे ने गाया था। इसके बाद आगे चलकर नदीम और श्रवण की जोड़ी ने बहुत सारी भोजपुरी फिल्मों में और कुछ बॉलीवुड फिल्मों में भी गाने बनाए। लेकिन इस दौरान इनके हाथ में कोई भी बड़ी सफलता नहीं लग पाई और इन दोनों को स्ट्रगल करते करते पूरा 70 का दशक बीत गया। 80 के दशक की शुरुआत में उन्होंने फिल्म मैंने जीना सीख लिया में अपना म्यूजिक दिया, लेकिन ये भी कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाया। और अपने इस स्ट्रगल के टाइम पर इन दोनों ने बहुत सारे गानों की धुनें लिख रखी थीं, जिन धुनों को उस टाइम पर बहुत सारे फिल्म मेकर्स ये बोलकर रिजेक्ट कर दिया करते थे कि ये मार्केट में नहीं चल पाएंगी। इस वजह से इन दोनों के पास उस टाइम पर बहुत सारे गानों के म्यूजिक का कलेक्शन हो गया था। और अपने कैरियर में इतना स्ट्रगल देखकर एक टाइम पर तो इन दोनों ने म्यूजिक की फील्ड को छोड़ने का ही डिसाइड कर लिया था। लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था और उन्होंने फिल्म इलाका, बाप नंबरी बेटा 10 नंबरी
और हिसाब खून का जैसी बॉलीवुड की कुछ बड़ी फिल्मों में भी अपना म्यूजिक देने का मौका मिला, जिन फिल्मों का म्यूजिक उस टाइम पर एवरेज ही रहा था। लेकिन फिल्म बाप नंबरी बेटा 10 नंबरी के एक गाने में उस टाइम की बहुत बड़ी फीमेल प्लेबैक सिंगर अनुराधा पौडवाल ने मोहम्मद अजीज के साथ अपनी आवाज़ दी और ये म्यूजिक कंपोजिशन उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आया। फिल्म का ये गाना था पहली बार हुआ है। ये गाना वाकई में बहुत अच्छा है और यही गाना नदीम श्रवण के कैरियर का पहला टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। इस गाने की लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहां पर जाकर आप इस गाने को सुन सकते हैं। इस गाने के बाद ही अनुराधा पौडवाल ने नदीम श्रवण का नाम टी सीरीज के फाउंडर गुलशन कुमार को रिकमेंड किया और अनुराधा पौडवाल ने गुलशन कुमार से बोला कि उनको इस गाने को एक बार जरूर सुनना चाहिए और नदीम श्रवण को एक बार अपने साथ काम करने का मौका जरूर देना चाहिए। और जब गुलशन कुमार ने ये गाना सुना तो ये गाना उन्हें भी बहुत ज़्यादा पसंद आया। यहाँ तक कि उस टाइम पर गुलशन कुमार ने इस गाने के ऑफिशियल म्यूजिक को खरीदने तक का प्रयास किया था, लेकिन उस टाइम पर इस फिल्म के मेकर्स ने इसका म्यूजिक एल्बम किसी और कंपनी को बेच दिया था। ये सन 1988 और 89 के आसपास की बात है, जिस टाइम पर गुलशन कुमार भी अपनी कंपनी टी सीरीज को एस्टेब्लिश करने में लगे हुए थे। तब उस टाइम पर गुलशन कुमार ने नदीम श्रवण से बोला कि वो इसी टाइप के कुछ 6 से 7 मेलोडियस गाने उनके लिए रिकॉर्ड करके दें और वो इन गानों को एक एल्बम बनाकर टी सीरीज के बैनर तले रिलीज करेंगे। और उस टाइम पर नदीम श्रवण ने गुलशन कुमार के लिए धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, नज़र के सामने जिगर के पास, तू मेरी जिंदगी है और ऐसे कुछ और गाने कंपोज करके गुलशन कुमार को सुनाए, जो कि गुलशन कुमार को बहुत ज़्यादा पसंद आए और वो इन गानों को एक एल्बम के थ्रू रिलीज करने का प्लान बनाने लगे। लेकिन इसका एल्बम रिलीज करने के पहले ये गाने उन्होंने डायरेक्टर महेश भट्ट को सुनाए, जिनको भी ये सारे ही गाने बहुत ज़्यादा पसंद आए और उन्होंने गुलशन कुमार को बोला कि वो अभी फ़िलहाल एक रोमांटिक फिल्म की स्टोरी के ऊपर काम कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि इन सारे ही गानों को उनकी इस फिल्म में इंक्लूड किया जाए। और इस तरह से इन गानों को एक अलग से एल्बम के थ्रू रिलीज ना करके फिल्म आशिकी के म्यूज़िक एल्बम के तौर पर रिलीज किया गया। और फिल्म आशिकी का म्यूज़िक एल्बम रिलीज होते ही ये एकदम रातों रात सुपरहिट हो गया। इस फिल्म के म्यूज़िक एल्बम के उस टाइम पर रिकॉर्ड ब्रेकिंग ऑडियो कैसेट्स सेल की गई थीं। और सन 1990 में आई फिल्म आशिकी एक ऐसी फिल्म थी जिसने नदीम श्रवण के साथ ही साथ गुलशन कुमार की म्यूज़िक कंपनी टी सीरीज को एस्टेब्लिश किया। कुमार सानू भी उस टाइम पर एकदम नए सिंगर थे, तो उनको भी एक अलग ही पहचान दिलाई। फिल्म के लीड एक्टर और लीड एक्ट्रेस राहुल रॉय और अनु अग्रवाल भी रातों रात सुपरस्टार बन गईं। इस तरह से इस फिल्म ने बहुत सारे लोगों की किस्मत रातों रात बदल दी थी। और इसके बाद तो आगे चलकर नदीम श्रवण का बैक टू बैक म्यूजिक, कुमार सानू, उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़, समीर के लिखे हुए लिरिक्स और टी सीरीज म्यूजिक कंपनी का बैनर अपने आप में एक बहुत बड़ा ब्रांड बन गया था। फिल्म आशिकी के म्यूजिक एल्बम की उस टाइम पर लगभग 2 करोड़ से भी ज़्यादा ऑडियो कैसेट्स सेल की गई थीं, जो कि उस टाइम पर अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड था। और आगे आने वाले कई सालों तक ये रिकॉर्ड किसी और फिल्म का म्यूजिक एल्बम तोड़ नहीं पाया था। इसके बाद नदीम श्रवण ने आगे चलकर दिल है कि मानता नहीं, साथी, सड़क, साजन, फूल और कांटे, दीवाना, दिलवाले और आगे चलकर ऐसी सुपरहिट फिल्मों के म्यूजिक एल्बम की लाइन लगा दी। और इसके बाद आगे हर साल नदीम श्रवण के द्वारा कंपोज किया गया म्यूजिक हर साल के लगभग टॉप 3 म्यूजिक एल्बम में शामिल होने लगा। और सन 1991 में फिल्म आशिकी के लिए, सन 1992 में फिल्म साजन के लिए, सन 1993 में फिल्म दीवाना के लिए और सन 1997 में फिल्म राजा हिंदुस्तानी के लिए बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड जीता। हालांकि उनकी ये सक्सेस बहुत ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाई और सन 1997 में अचानक से रातों रात हर चीज़ बदल गई, जब 12 अगस्त सन 1997 को गुलशन कुमार की मुंबई अंडरवर्ल्ड के कुछ लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस केस में दाऊद अब्राहम और अबू सलेम जैसे लोगों का नाम शामिल था, लेकिन बाद में मुंबई पुलिस के द्वारा इस मामले में और ज़्यादा तहकीकात करने के बाद उन्हें कुछ ऐसे सबूत मिले जिसमें गुलशन कुमार की हत्या का शक नदीम सैफी के ऊपर भी आ रहा था। हालांकि गुलशन कुमार की हत्या के कुछ दिन पहले उन्हें मुंबई अंडरवर्ल्ड की तरफ से फिरौती के पैसे की मांग की जा रही थी, जो कि गुलशन कुमार ने उस टाइम पर देने से मना कर दिया था। हालांकि जिस टाइम पर गुलशन कुमार की गोली मारकर हत्या की गई उस टाइम पर नदीम सैफी लंदन में थे और अपने परिवार के साथ वहां पर छुट्टियां बिता रहे थे। मुंबई पुलिस को नदीम सैफी के ऊपर शक इसलिए भी था क्योंकि इस मर्डर के कुछ दिनों पहले गुलशन कुमार और नदीम सैफी के बीच में थोड़ी बहस हो गई थी। एक्चुअली फरवरी सन 1997 में नदीम सैफी का खुद का एक पर्सनल म्यूजिक एल्बम रिलीज हुआ था जिसका नाम था हे अजनबी, और इसी म्यूजिक एल्बम को लेकर नदीम सैफी और गुलशन कुमार के बीच में उस टाइम पर थोड़ी बहस हो गई थी, क्योंकि गुलशन कुमार ने नदीम सैफी को खुद का ये पर्सनल म्यूजिक एल्बम निकालने के लिए मना किया था और फाइनली नदीम सैफी का ये म्यूजिक एल्बम बहुत बुरी तरह से फ्लॉप हो गया था। इस बारे में मुंबई पुलिस का कहना था कि इसकी वजह से नदीम सैफी गुलशन कुमार से बहुत ज़्यादा नाराज़ थे
और इसी दौरान नदीम सैफी ने दाऊद इब्राहिम के लिए दुबई में एक स्पेशल म्यूजिक इवेंट भी ऑर्गेनाइज किया था, जिस इवेंट के बाद ही नदीम सैफी की उस टाइम पर दाऊद इब्राहिम और अबू सलेम से अच्छी जान पहचान हो गई थी। और मुंबई पुलिस के अनुसार आगे चलकर ऐसे ही इस हत्या को अंजाम दिया गया था। हालांकि नदीम सैफी ने अपनी बेगुनाही के बारे में कई बार बोला कि इसमें उनका कोई हाथ नहीं है, लेकिन नदीम सैफी उस टाइम पर लंदन से इंडिया वापस नहीं आए और नदीम सैफी ने बोला कि उन्हें अपनी जान का खतरा है। हालांकि बाद में लंदन हाई कोर्ट ने मुंबई पुलिस की तरफ से लगाए गए नदीम सैफी के ऊपर इन आरोपों को एकदम गलत बताया था और इस हत्या में नदीम सैफी का कोई भी हाथ है इसको मानने से मना कर दिया था। लेकिन कोर्ट की तरफ से क्लीन चिट मिलने के बावजूद भी नदीम सैफी दोबारा से इंडिया वापस नहीं आए, क्योंकि उनको डर था कि अगर वो इंडिया वापस आएंगे तो हो सकता है कि उनके खिलाफ कोई बड़ा केस हो जाए। हालांकि उस टाइम पर नदीम सैफी ने इंडिया वापस ना आने का एक रीजन ये भी दिया था कि उस टाइम पर उनकी वाइफ सुल्ताना को मिसकैरेज हो गया था, जिसकी देखरेख के लिए उन्हें लंदन में मौजूद रहना पड़ा था। हालांकि गुलशन कुमार की हत्या के पीछे की पूरी सच्चाई क्या थी ये अभी तक खुलकर सामने नहीं आ पाई है, लेकिन इस केस के बाद नदीम और श्रवण के म्यूजिक कैरियर पर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा था। हालांकि सन 1997 के बाद भी इन दोनों ने बहुत सारी सुपरहिट फिल्मों का म्यूजिक दिया, जैसे सिर्फ तुम, धड़कन, ये दिल आशिकाना, राज, कसूर, हम तुम्हारे हैं सनम, कयामत और ऐसी और भी बहुत सारी फिल्में। इन सारी ही फिल्मों के म्यूजिक एल्बम को श्रवण कुमार ने इंडिया से ही और नदीम सैफी ने लंदन में रहते हुए ही कंपोज किया था। हालांकि उस टाइम पर बहुत सारे फिल्म मेकर्स नदीम सैफी का नाम अपनी फिल्म से जोड़ने में पीछे हट रहे थे, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि नदीम सैफी का नाम अगर इस फिल्म से जुड़ेगा तो ये फिल्म अच्छा कलेक्शन नहीं कर पाएगी। इस वजह से सिर्फ तुम जैसी फिल्म में नदीम सैफी को म्यूजिक डायरेक्टर के तौर पर क्रेडिट भी नहीं दिया गया था। और इतने दूर रहते हुए धीरे धीरे नदीम और श्रवण के बीच में भी कुछ क्रिएटिव डिफरेंस सामने आने लगे, जिसकी वजह से सन 2006 में आई फिल्म दोस्ती फ्रेंड्स फॉरएवर के बाद इन दोनों ने एक दूसरे के साथ काम करने से मना कर दिया था। और बस इसके बाद से ही शायद बॉलीवुड में अच्छे मेलोडियस गानों की कमी महसूस की जाने लगी थी। हालांकि आगे चलकर नदीम सैफी ने कुछ फिल्मों के म्यूजिक एल्बम को बतौर सोलो म्यूजिक कंपोजर भी कंपोज किया, जिनमें से डू नॉट डिस्टर्ब और इश्क फॉरएवर जैसी कुछ फिल्में शामिल हैं। लेकिन इन फिल्मों का म्यूजिक एल्बम उस टाइम पर बहुत बुरी तरह से फ्लॉप हुआ था। इसके बाद आगे चलकर नदीम सैफी ने लंदन में ही अपना परफ्यूम्स और बैग्स का बिजनेस शुरू कर दिया था और श्रवण कुमार राठौर भी अपने दोनों बेटों संजीव और दर्शन का कैरियर बतौर म्यूजिक डायरेक्टर एस्टेब्लिश करने में लग गए। इस वजह से उन्होंने भी सोलो म्यूजिक कंपोज करना बंद कर दिया और इस तरह से बॉलीवुड के बेहतरीन मेलोडियस म्यूजिक डायरेक्टर नदीम और श्रवण एक दूसरे से अलग हो गए। और अब शायद ही है कि हमें इन दोनों का मेलोडियस म्यूजिक किसी फिल्म में देखने के लिए मिले, लेकिन अगर नदीम और श्रवण मिलकर किसी फिल्म के लिए अपना म्यूजिक कंपोज करते हैं तो ये उनके फैंस के लिए उनकी तरफ से एक बहुत बड़ा तोहफा होगा। तो दोस्तों, ये तो बात हुई नदीम श्रवण की लाइफ से जुड़े बहुत सारे अननोन फैक्ट्स के बारे में। आप लोगों को इनके द्वारा कंपोज किए गए गाने कैसे लगते हैं और आपका कौन सा फेवरेट गाना है हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। मैं तो नदीम श्रवण के गानों का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और आज भी फ्री टाइम में इनके गाने सुनना पसंद करता हूँ। अगर आप लोगों के साथ भी कुछ ऐसा ही है और आप इस जोड़ी को मिस करते हैं तो हमें कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिए। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो, तो इसको प्लीज़ लाइक करके मुझे इस बात का जवाब ज़रूर दीजिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में बॉलीवुड से जुड़ी कुछ और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही रोचक बातों के साथ।